हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैंने क्विक रिवीजन स्टार्ट की है। आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सुपर क्रैश कोर्स में फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जहां पे मेरे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज मैं कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेपो रेट। रेपो रेट के बारे में यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला थोड़ा सा हम समझेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट कौन सा रेट है? देखो, एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो कर सकता है, ठीक है। जब एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से मनी बोरो करता है एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग करता है, यानी 7 दिन की या 14 दिन की या 28 डेज की, और आरबीआई उस पर रेट चार्ज करता है, उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। यानी जब एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है, ठीक है, आरबीआई उधार दे देता है कमर्शियल बैंक को और साथ में कहता है कि इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक जनरली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फॉर फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से बोरो नहीं करता है, ठीक है, तो यहां पे कोई भी रेट नहीं आएगा। इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कीप डिपॉजिट्स विद आरबीआई। देखो, एक चीज है, जो कमर्शियल बैंक है जब उसके पास सरप्लस मनी होगा, यानी उसके पास एक्स्ट्रा मनी होगा, वो उन मनी को आरबीआई के पास रख सकता है, ठीक है। आरबीआई उसके बदले में इंटरेस्ट रेट देता है कमर्शियल बैंक को, और उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहां पे आरबीआई बोरो नहीं करता है, बल्कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसे डिपॉजिट के तौर पे रखता है, जैसे आप बैंक में पैसे रखते हो, ठीक है। यानी आप बैंक को उधार नहीं दे रहे हो, बल्कि बैंक में पैसे रखते हो, फिर ऑटोमेटिकली बैंक आपको कुछ वहां पे इंटरेस्ट रेट दे देता है, ठीक है। इसी तरह से आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट देता है कमर्शियल बैंक को, जब कमर्शियल बैंक अपने पैसे आरबीआई के पास रखता है, उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और ये वाला जो ऑप्शन है, ये डेफिनेशन है रिवर्स रेपो रेट की, ये गलत है, यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the institution of banking ombudsman in India, which one of the statement is not correct? बैंकिंग ombudsman के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, यानी करेक्ट नहीं है। सबसे पहले थोड़ा हम समझेंगे ये जो बैंकिंग ombudsman ये है क्या। एक्चुअल में जो बैंकिंग ombudsman है, ये सिंपली एक स्कीम है जिसके थ्रू कस्टमर्स की कंप्लेंट को सुना जाता है, इसको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। जिन कस्टमर के जो अकाउंट है वो इंडियन बैंक्स में है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडियन ही क्यों ना हो, अगर उनके भी अकाउंट इंडियन बैंक्स में है, उनकी भी कंप्लेंट को सुना जाता है। आप कंप्लेंट कर सकते हो, ईमेल के जरिए कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहां पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। और एक बैंकिंग ombudsman को अपॉइंट किया जाता है, इस स्कीम के थ्रू एक बैंकिंग ombudsman को अपॉइंट किया जाता है, और अपॉइंट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये स्कीम सबसे पहले इंप्लीमेंट हुई थी इन द ईयर 1995, ठीक है। और ये जो बैंकिंग ombudsman है, जब ये कोई ऑर्डर पास करता है, ये फाइनल नहीं होता है, बल्कि इसको शेयर किया जाता है किसी अपीलेट अथॉरिटी के साथ, जो भी अपॉइंटेड अपीलेट अथॉरिटी होती है उसके साथ, फिर वो फाइनल डिसीजन देती है, ठीक है। अब ये अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एट प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग ombudsman के अभी 22 रीजनल ऑफिस हैं, जिसमें जो लेटेस्ट ऑफिस स्टार्ट हुए हैं वो जम्मू में स्टार्ट हुआ है, रायपुर, मुंबई में दूसरा स्टार्ट हुआ है, एंड न्यू दिल्ली में तीसरा।
अभी अगर हम बात करेंगे तो अभी इंटीग्रेटेड एम्बर्समेंट स्कीम लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर में, जिसमें 3 एम्बर्समेंट स्कीम्स को कंबाइन किया था। कौन कौन सी? बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम 2006, एम्बर्समेंट स्कीम एनबीएफसी 2018 एंड एम्बर्समेंट स्कीम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ 2019। ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इंटीग्रेटेड एम्बर्समेंट स्कीम है उसमें कौन कौन सी स्कीम को कंबाइन किया था आरबीआई ने। ठीक है, तो यहां पे ये 3 स्कीम को कंबाइन किया था। ओके, और अगर हम बात करेंगे जो एपिलेंट अथॉरिटी है वो कौन है? आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये होता है एपेलेंट अथॉरिटी। यानी कि जब एक बैंकिंग अम्बड्समैन जो ऑर्डर पास करता है तो वो किसके साथ शेयर करता है? एपेलेंट अथॉरिटी। और वो कौन सी है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। नाउ अगर हम बात करेंगे इन इंडिया, एम्बड्समैन को अपॉइंट किया जाता है और वो जो है ग्रीवेंसेस को सॉल्व करता है किस किस में? इंश्योरेंस में, इनकम टैक्स में और बैंकिंग में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन में हमने यहां पे बतानी है इनकरेक्ट। देखो, द बैंकिंग ombudsman इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द बैंकिंग ombudsman कैन कंसिडर कंप्लेंट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियन हैविंग अकाउंट्स इन इंडिया, बिल्कुल ये भी सही है। द ऑर्डर पास्ड बाय द बैंकिंग ombudsman आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज कंसर्न, बिल्कुल फाइनल नहीं है बल्कि उसको एपेलेंट अथॉरिटीज के साथ शेयर किया जाता है। यानी थर्ड ऑप्शन इज द correct answer. Next question. The intervention by the monetary authority of a country in the money market to keep the money supply stable against external shocks is called. जब एक monetary authority इंटरवन करती है मनी मार्केट में टू कीप द मनी सप्लाई स्टेबल, जो मनी सप्लाई है इसको स्टेबल रखा जाए, किससे? एक्सटर्नल शॉक से। मैं आपको समझाता हूं। हमारी कंट्री में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू डॉलर्स आते हैं और वो कहां पे जमा होते हैं? फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो जमा रहते हैं। ठीक है, अब डॉलर के आने की वजह से और इंडिया से जब डॉलर बाहर जाता है उसकी वजह से हमारी जो करेंसी है इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ता है। जब डॉलर आते हैं तो हमारी जो करेंसी है वो मजबूत होती है। ठीक है, और जब डॉलर चले जाते हैं तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब इस सब को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ना ही तो हमारी जो करेंसी है इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए और ना ही इसकी वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, इससे जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस सब को रेगुलेट कौन करता है? मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। और इस प्रोसेस जो रेगुलेशन है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेरलाइजेशन। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फर्स्ट, इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल करेक्ट है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये डिसाइड करती है जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिसाइड करती है, जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इस सब को कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज 12 मेंबर इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई, नहीं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये एक 6 मेंबर कमेटी है जिसमें 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, यानी 3 नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट, और 3 आरबीआई से होते हैं। ठीक है, और जो चेयरमैन होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बल्कि कौन होता है? जो गवर्नर होता है आरबीआई का वही चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है, और इसको जो है अपॉइंट किया जाता है, जो मेंबर हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अपॉइंट होते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर और दोबारा उनको रिअपॉइंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी जो लेटेस्ट रिव्यू हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वहां पे क्या हुआ था?
सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, वो क्या की थी, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है फॉर द ईयर 2023-24 इज 6.4%। ठीक है, अगर हम पूरे साल की बात करेंगे तो वो है 6.4%। ठीक है, यानी एक फोरकास्ट किया है, अंदाजा लगाया है, जहां पे फर्स्ट क्वार्टर की 7.8%, सेकंड की 6.2%, थर्ड की 6% एंड फोर्थ क्वार्टर की 5.8%। और जो फर्स्ट क्वार्टर है अगर हम देखेंगे, ये अप्रैल टू जून है, सेकंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, इसी तरह थ्री एंड फोर्थ क्वार्टर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रेपो रेट की, तो रेपो रेट जो है लगातार पिछले 6 महीने से, यानी कि अगर हम बात करेंगे लास्ट मई से, तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 250 बेसिस पॉइंट। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे, यह है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो 6 मेंबर हैं, वो यहां पे मैंने लिखे हैं। और अगर हम बात करेंगे जो पॉलिसी रेट्स हैं, जो पॉलिसी रेपो रेट है वो एट प्रेजेंट है 6.50%। उसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वो 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये 6.75%। बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट यहां पे मैंने लिखे हैं, इनको आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Monetary Policy Committee is entrusted with the task of fixing the benchmark policy interest rate to certain inflation। यहां पे आपने बताना है जो स्पेसिफिक टारगेट है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फिक्स किया है इन्फ्लेशन का, वो क्या है? जल्दी से जरा आप इसका आंसर करो। तो इसका करेक्ट आंसर है विद इन द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल ऑफ 4%, यानी 4%, इससे कम -2 दैट इज 2%, 2 to 6%, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड विच इन्फ्लेशन रेट इट विल टारगेट इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर? अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये किस तरह से डिसाइड करती है कि हमें कौन से इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करना है? जरा आप इसका आंसर करो। बहुत ही सिंपल है, ये जो रेट है ये फिक्स होता है विद द फ्लेक्सिबल बैंड बाय द गवर्नमेंट अंडर एन एग्रीमेंट विद आरबीआई, यानी गवर्नमेंट एंड आरबीआई मिलके ये टारगेट सेटअप करते हैं। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 टू 2024? कौन सी इसमें ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलीज करती है? जल्दी से आंसर करो, इजी क्वेश्चन है। तो यहां पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDF which is to be established as per यूनियन बजट 2023-2024? यहां से आगे कुछ मैं बजट के रिलेटेड जो 2023-24 बजट है इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आप बताओ UIDF की फुल फॉर्म क्या है जो कि अकॉर्डिंग टू 2023-24 जो बजट है इसके थ्रू ये एस्टेब्लिश होने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बजट एलोकेशंस ऑफ फिस्कल ईयर 2023-24 अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज एंड चूज विच इज द करेक्ट। यहां पे हमारे पास ऑप्शन है रिलेटेड टू द बजट एलोकेशन ऑफ द फिस्कल ईयर 2023-24। यहां पे हमने देखना है ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज द लार्जेस्ट शेयर इन बजट एलोकेशन। यहां पे सिंपली जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ बजट, यानी सबसे ज्यादा शेयर किसको है। तो थोड़ा सा यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनको सबसे ज्यादा शेयर मिला है 5.94 लाख करोड़। ठीक है, दूसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2.70 लाख करोड़। इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तीसरे नंबर पे है। बस ये फर्स्ट तीन आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा हम देखेंगे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, रेवेन्यू कहां कहां से आता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां कहां करती है, यानी रुपीज
कम्स फ्रॉम, कहां से पैसा आता है? तो यहां पे जो सबसे ज्यादा पैसा आता है ना गवर्नमेंट को, वो आता बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, यानी 34%। ठीक है, यहां पे भी आप सिर्फ टॉप 3 को याद रखना। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस से यहाँ पे 17% गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स से 15% और कॉरपोरेशन टैक्स से भी 15% आता है। ठीक है, बाकी यूनियन एक्साइज ड्यूटी यहाँ से 7%, एंड बाकी जो कस्टम ड्यूटीज, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आता है, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की, कहां कहां पे ज्यादा खर्चा होता है, यानी रुपीज गोज टू, यहां पे भी आपने देखने हैं मेजर 3। देखो, सबसे ज्यादा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे, यानी 20% कहां पे जाता है? इंटरेस्ट पेमेंट पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, जो सेंट्रल स्टेट्स को जो शेयर देता है टैक्स एंड ड्यूटीज में से, वो देता है 18% दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, यानी 17%। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है उनका आता है 17%। बाकी को भी थोड़ा सा आप देख लेना, यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यह ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फिस्कल मैनेजमेंट। यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है अबाउट फिस्कल मैनेजमेंट, यहां पे आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन, यूनियन गवर्नमेंट विल गिव 50 year interest free loans to the state which are to be spent on capital expenditure within 2023-24। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगी स्टेट्स को, जिनको उन्होंने स्पेंड करना है कहां पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, यानी उन्होंने जो है लैंड खरीदनी है, या मतलब कैपिटल उन्होंने बनाना है, बिल्डिंग्स खरीद सकते हैं, वो बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रोड्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी जहां पे उनके एसेट क्रिएट हो जाएं, तो उनके ऊपर उन्होंने खर्चा करना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पे हम थोड़ा सा समझेंगे, ये जो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है, ये कहते किसको? देखो, हमारे पास होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? जब जो रेवेन्यू है ना, ये कम होगा एक्सपेंडिचर से, यानी गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी लेकिन वहां से पैसे आएंगे कम, इसी को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, नाउ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, लेकिन इसके अंदर जो बोरिंग है वो इंक्लूड नहीं होती है, एक्सेप्ट बोरिंग। और इसीलिए हम कहते हैं जो फिस्कल डेफिसिट है ना, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग। फिस्कल डेफिसिट से हमें पता चलता है हमने कितना बोरो करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रेवेन्यू है ना वो कम आया हुआ है और एक्सपेंडिचर हमने ज्यादा किया है, तो यहां से अब हमें पता चलेगा हमने बोरोइंग कितनी करनी है। तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि कम से कम आए, क्योंकि जब फिस्कल डेफिसिट कम आएगा तो जो बोरोइंग है वो भी कम होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलाउड हुआ है स्टेट्स के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास टारगेट फिस्कल डेफिसिट टू बी अबव 4.5%। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, गवर्नमेंट चाहती है कि फिस्कल डेफिसिट कम से कम हो, तो अबव नहीं होगा बल्कि यहां पे बिलो है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? गलत है। फिर फिस्कल डेफिसिट ऑफ 5.9% फिक्सेस फॉर 2023-24, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.9% है, गवर्नमेंट ये कोशिश करती है ये नीचे की तरफ आए, यानी बिलो 4.5% रहे। तो यहां पे 1, 2 एंड 4th स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements is incorrect about Indian economy? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है about Indian economy? The capital expenditure of union government
has increased approximately 4 times since fiscal year 2016। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो 4 टाइम इंक्रीज हुआ है सिंस 2016। उसके बाद द एनपीएस ऑफ बैंक हैव बीन फॉलिंग फॉर लास्ट 2 ईयर, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी सिंपल मैं आपको समझाऊंगा। जब बैंक लोन देती है उसके बाद वो लोन ना तो वापस होता है, कुछ टाइम के बाद ना उस पे वो इंटरेस्ट उनको देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं एनपीएस। तो अभी जो एनपीए बैंक्स का ये कम हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देयर हैज बीन कांस्टेंट इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, तो ये गलत स्टेटमेंट है। कुछ टाइम से जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें लगातार जो है वो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहां पे हमने बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज पर द यूनियन बजट 2023-24 यहां पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एडॉप्शन ऑफ 7 प्रायोरिटीज। हमने बताना है यहां पे जो एबो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी अमंग द 7 प्रायोरिटीज नहीं है। जो बजट में 7 प्रायोरिटीज डिस्कस हुई हैं जिनको सप्तऋषि कहा गया है यहां पे मैंने लिखी है, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारे पास है 7 प्रायोरिटीज और यही यहां पे मैंने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी ऑल ऑफ द अबव आर अमंग द 7 प्रायोरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे स्टेटमेंट्स गिवन है। पहली स्टेटमेंट है मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है मिस्टी, विल बी टेकन अप फॉर मैंग्रो प्लांटेशन, यानी इस स्कीम के थ्रू जो मैंग्रो प्लांटेशन है उसको बढ़ाया जाएगा अलोंग द कोस्टल लाइन एंड ऑन साल्ट पैन लैंड्स। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू द ग्रीन ग्रोथ, जो बजट में ग्रीन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है इसमें इसको प्रमोट किया जाएगा, जहां पे मिस्टी भी है। उसके बाद यहाँ पे गोबर्धन स्कीम भी है जिसके थ्रू 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो गोबर है इसको हम मतलब वेल्थ में करेंगे, इसके थ्रू जो है गैस प्रोड्यूस की जाएगी, यानी वेस्ट टू वेल्थ, ये जो प्लांट्स हैं इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद पीएम प्रणाम के थ्रू जो है अल्टरनेटिव टू फर्टिलाइजर, यानी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, यानी फर्टिलाइजर को हमने कम से कम करना है और इससे हम प्रमोट करेंगे नेचुरल फार्मिंग। उसके बाद अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर नेक्स्ट 3 ईयर फॉर ऑप्टिमल यूजेज ऑफ वेटलैंड्स, और वेटलैंड्स का ऑप्टिमल यूजेज करने के लिए अमृत धरोहर ये एक स्कीम है। नाउ अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद एन आउटले ऑफ 19,700 करोड़ विल बी फैसिलिटेट। जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा था जो बजट 2023-24 थी, इसके लिए इतना खर्चा किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, विल फैसिलिटेट द ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी टू लो कार्बन इंटेंसिटी, और इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे वो कम हो जाएगी। यानी यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इन इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, फर्स्ट पेपरलेस बजट। तो इसका करेक्ट आंसर है बजट 2021-2022। ये इंडिया की पहली पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन हैज यूनानिमसली declared 2023 as the International Year of Millets. A resolution to declare 2023 as the International Year of Millets was introduced by which country? Now जो Year 2023 है इसको डिक्लेयर किया है यूएन ने एज इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ ईयर। पहला तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, अगर एग्जाम में आ गया 2023 ईयर को क्या डिक्लेयर किया है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब ये जो रेजोल्यूशन है ये किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था इंडिया ने, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन
करेक्ट आंसर है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट, यह भी आपको याद रखना है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने जब स्पीच दी थी, जब प्रेजेंटेशन दी थी बजट की, तो उसमें उन्होंने मिलेट को शीर अन्ना कहा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्या पता क्या पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पर्सनल इनकम टैक्स। ये जो पर्सनल इनकम टैक्स है बजट के बाद काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, बिकॉज जो पहले लिमिट थी रिबेट की, यानी टैक्स माफ होता था, पहले 5 लाख था, अब वो इंक्रीज होके 7 लाख हुआ है। अब इंडिया में टू टैक्स रेजिम है, एक है ओल्ड एक है न्यू। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है propose to increase the rebate limit from 5 lakhs to 7 lakh in both tax regime। क्या ये दोनों टैक्स regime में हुआ है या सिर्फ जो न्यू टैक्स regime है उसी में लिमिट 5 लाख से 7 लाख की है? जरा इसका आंसर करो आप जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, सिर्फ जो न्यू टैक्स regime है वहीं पे जो रिबेट लिमिट है, यानी आपका जो टैक्स है वो माफ हो जाएगा, वो जो है लिमिट इंक्रीज की है 5 लाख से 7 लाख। नाउ यहाँ पे जो रिवाइज्ड टैक्स स्लैब्स हैं, यानी कि आपका अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो फिर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 7 लाख से बढ़कर अगर सिर्फ 5 ही हजार है ना, यानी आपकी इनकम 7,05,000 है, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? फिर लगेगा 0 से 3 लाख तक, यानी आपकी जो इनकम है वहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 3 लाख से 5 लाख तक यहां पे आपको लगेगा 5% टैक्स, यानी अपनी इनकम का 5% देना है। फिर 6 लाख से 9 लाख तक लगेगा 10%। फिर 12 लाख से 15 लाख तक लगेगा 20% एंड अबव 15 लाख लगेगा 30%। बस ये भी थोड़ा सा आप याद कर लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर द मैक्सिमम टाइम। सबसे ज्यादा किसने जो यूनियन बजट है उसको प्रेजेंट किया है? जरा जल्दी से इसका आंसर करो। इसका करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने जो है 10 टाइम्स यूनियन बजट को प्रेजेंट किया है। और दूसरे नंबर पे पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम ने 9 बार यूनियन बजट को प्रेजेंट किया। और इंडिया की जो फर्स्ट बजट है वो आर के सनमुखियम शेट्टी, इन्होंने जो है पहली यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।